हेलो एवरीवन, अगेन वेलकम बैक। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट सेंसरी सिस्टम। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं सेंसरी सिस्टम के बारे में। ऑलरेडी हमने काफ़ी सारी चीज़ें कवर कर ली है, बट अभी कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट चीज़ें लाइक रीनल सिस्टम, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, नर्वस सिस्टम एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, अगले 3-4 दिन में सब कुछ कम्प्लीटली मैं कवर कर दूंगा। और इसके अलावा हमारे पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उससे पहले मैं बता दूंगा कहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है और कहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एमसीक्यू भी कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, इससे पहले यार एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि ये सारी पीपीटी जितने भी आपके नोट्स हैं वो वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और आपको प्रीवियस ईयर यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पेपर भी वहाँ से आपको मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके देख सकते हो पिछली बार किस टाइप का पेपर आया था। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेंसरी सिस्टम के बारे में। ठीक है, सेंसरी सिस्टम क्या होता है? द सेंसरी सिस्टम इज a complex neural network of the pathway that relay information about external environment between to the brain and body। जो सेंसरी सिस्टम होता है, क्या होता है, कुछ जो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट्स में जो भी चेंजेस आ रहे हैं उसको क्या करता है कि बॉडी टू ब्रेन तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद क्या, सेंसरी रिसेप्टर पिक अप द डाटा अबाउट एक्सटर्नल स्टिमुलाई एंड ट्रांसमिट एंड दैट इंफॉर्मेशन एज इलेक्ट्रिकल सिग्नल टू द स्पाइन एंड द ब्रेन। जो भी रिसेप्टर्स हैं सेंसरी सिस्टम है वो क्या करते हैं, जो एक्सटर्नल स्टिमुलाई हैं उनको क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल के रूप में स्पाइन एंड ब्रेन के पास। ठीक है, देयर आर 5 मेन सेंसेसरी सेंसेशन। सबसे पहले क्या है, साइट यानी विजुअल, टेस्ट यानी गैस्ट्रेटरी, टच यानी कि स्किन, हियरिंग यानी कि ऑडिटरी, स्मेल यानी कि ऑल्फैक्टरी। दी द थ्री आर द थ्री दैट नॉट सो सिमिलर आर, इसमें क्या है, वेस्टिबुलर है जो बैलेंस के लिए होता है, प्रोस्पेक्टिव है जो क्या करता है मूवमेंट के लिए होता है, और इंटरसेप्टिव है जो क्या होता है इंटरनल होता है। ठीक है, दीज सेंसरी ऑर्गन्स आर द, इसमें क्या है, आई है, ईयर है, नोज, टंग्स एंड स्किन। इसमें इंपॉर्टेंट की बात करें तो इसमें आई, ईयर और स्किन इंपॉर्टेंट है। बाकी नोज और टंग इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्या है कि मैं इसके केवल क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन बताऊंगा, जैसे कि नोज का मतलब सूंघने की किस टाइप की मैकेनिज्म है, और टंग की क्या, गैस्ट्रेटरी की किस टाइप मैकेनिज्म है, बस मैं इसी बारे में बात करने वाला हूँ। बाकी जो केवल ईयर, आइज और स्किन पे मेजरली हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही कम है, ना के बराबर है, बहुत कम ही क्वेश्चन आता है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्किन के बारे में बात करेंगे। स्किन क्या था, स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी विच फॉर्म द आउटर कवरिंग ऑफ द बॉडी। ठीक है, स्किन जो है लार्जेस्ट बॉडी ऑर्गन है। ठीक है, ये क्या करती है, अपने हमारे बॉडी की आउटर कवरिंग है स्किन। ठीक है, इट कॉन्टिन्यूस म्यूकस मेम्ब्रेन लाइनिंग ऑफ द बॉडी एंड ऑरिफिसेस। ठीक है, द स्किन एंड इट्स डेरिवेटिव। स्किन की अगर डेरिवेटिव्स की बात करें तो इसमें क्या है, आपका हेयर्स आते हैं, नेल्स, स्वेट ग्लैंड्स एंड ऑयल ग्लैंड्स आते हैं। ये मिल के क्या करते हैं, इंटेगुमेंट्री सिस्टम बनाते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मेन फंक्शन ऑफ द स्किन इज प्रोटेक्शन। स्किन का मेन फंक्शन प्रोटेक्शन ही होता है। इज प्रोटेक्ट द एक्सटर्नल फैक्टर्स सच एज बैक्टीरिया, केमिकल्स एंड टेम्परेचर। क्या करता है, बाहरी इन्वायरमेंट में कोई बैक्टीरियल वायरल इन्फेक्शन से क्या करता है, बचाता है। कोई केमिकल सब्सटेंस अगर आ जाता है स्किन पे लगता है, जहाँ तक स्किन टोलरेट कर सकती है वहाँ तक बचाती है। ऐसे टेम्परेचर के साथ है, जहाँ तक वो टोलरेट कर सकती है वहाँ तक बचाती है। जब टोलरेट नहीं कर पाती तो स्किन क्या हो जाती है, रप्चर हो जाती है, पेनिट्रेट हो जाती है। द स्किन इज 2 लेयर। सबसे पहले एपिडर्मिस एंड डर्मिस होती है, डीपल लेयर, फिर उसके नीचे हाइपोडर्मिस भी होती है। ठीक है, द जंक्शन बिटवीन these two layers is markedly baby because of the presence of the signal like the extension from the dermis to the dermal papillage। ठीक है, आगे चलते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ स्किन के बारे में देख लेते हैं। मोस्टली क्या लेयर ऑफ द स्किन, सबसे पहले क्या आता है, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है, इस पार्ट्स को अच्छे से याद कर लेना, कभी कभी ये एमसीक्यू फॉर्म में आ जाता है। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, आपका स्टेटम कॉर्नियोसम आता है, स्टेटम ल्यूसिडम आता है, स्टेटम ग्रेनुलोसम आता है एंड स्टेटम स्पॉन्जियसम आता है। उसके बाद आता है स्टेटम स्टेटम बेसिलाई। ठीक है, ये आपके क्या है, 5 लेयर्स हैं एपिडर्मिस की। डर्मिस की भी 2 लेयर में डिवाइड के आगे बताऊंगा मैं, इसके बाद हाइपोडर्मिस है। ठीक है, ये यहाँ पे जो होता है डर्मल पैपिला, जो यहाँ पे एपिडर्मिस और डर्मिस को आपस में जोड़ता है, इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, बेबी बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये हेयर फॉलिकल्स यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3D स्ट्रक्चर है एडर्मिस,
एपिडर्मिस, डर्मिस एंड हाइपोडर्मिस। ठीक है, इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन करने जैसी कोई चीज़ है नहीं। अपन जैसे आप स्किन की बात कर लेते हैं, यहाँ क्या नेल्स है, हेयर फॉलिकल्स है, सिबिसियस ग्लैंड्स है एंड स्वेट ग्लैंड है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, डर्मिस के 2 पार्ट्स मैंने बताए हैं अभी, कौन कौन से, पेपलरी लेयर्स हैं और रेडिकुलर लेयर हैं। ठीक है, इसको भी आप क्या कर सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। इसके बाद नर्व स्ट्रक्चर्स यहाँ पे दिए हुए हैं, सेंसरी नर्व फाइबर्स हैं, लेमिनर कैप्सूल्स हैं, हेयर फॉलिकल रिसेप्टर्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एडिपोज टिश्यूज है, जहाँ पे क्या होता है, वाटर एंड फैट डिपॉजिटेड रहते हैं। ठीक है, एंड कॉन्टिन्यूस वेस्कुलर प्लेक्सस यहाँ पे हैं। आप क्या करोगे, जब भी स्किन के बारे में पूछा जाता तो पता क्या करोगे, सबसे पहले उसका इंट्रोडक्शन लिखोगे, फिर उसको टाइप ऑफ स्किन लिखोगे, इसमें डर्मिस, इपिडर्मिस, डर्मिस, ठीक है, हाइपोडर्मिस। ठीक है, उसके बाद इपिडर्मिस के पार्ट्स लिखोगे, 5 पार्ट्स। उसके बाद डर्मिस के 2 पार्ट्स लिखोगे, इसके बाद हाइपोडर्मिस। उसके बाद एक एक चीज़ को थोड़ा थोड़ा भी एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका पूरा 3 से 4 पेज हो जाएगा। और स्किन कभी भी 10 नंबर में नहीं पूछा जाएगा, लॉन्ग क्वेश्चन में कभी भी नहीं आएगा। ये जब भी आएगा 5 नंबर या तो 2 नंबर में आएगा। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं, फंक्शन ऑफ स्किन। अब इसके बाद फंक्शन ऑफ स्किन लिख देना। ठीक है, प्रोवाइड प्रोटेक्टिव बैरियर अगेंस्ट द मैकेनिकल, थर्मल एंड फिजिकल इंजरीज एंड हजार्डियस सब्सटेंस। क्या करता है, प्रोवाइड करता है प्रोटेक्शन फ्रॉम द अगेंस्ट मैकेनिकल, थर्मल एंड फिजिकल इंजरीज से। ठीक है, प्रिवेंट लॉस ऑफ मॉइस्चर, बॉडी के अंदर आपको पता है बहुत सारा मॉइस्चर, बहुत सारा वाटर भरा हुआ है, इसको बाहर वेपराइज ना हो जाए, इससे भी प्रोटेक्ट करता है, यानी कि आइसोलेशन की, आइसोलेटेड बॉडी के रूप में काम करता है। एंड रिड्यूस हार्मफुल इफेक्ट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को रिड्यूस करता है, हमसे बचाता है, क्योंकि हमारे बॉडी स्किन पे जो मिलेनिन नामक का कंपोनेंट होता है वो क्या करता है, वो इसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। एक्ट एज सेंसरी ऑर्गन, बाहर का एनवायरनमेंट कैसा, लाइक विंटर है या समर है, इसको अकॉर्डिंग सेंसेशन को हमारे ब्रेन तक पहुंचाता है, इसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी हेल्प करता है। एंड इम्यून ऑर्गन टू डिटेक्ट द इन्फेक्शन, एंड हमारी बॉडी जो क्या वायरल इन्फेक्शन या फंगल इन्फेक्शन या कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, सबसे पहले रिस्पॉन्स जनरेट होता है। यहाँ पे क्या होता है, ईचिंग होगी, पेन होगा, इन्फ्लामेशन होगी, रेडनेस होगी, और थोड़ी हीटिंग टाइप की आ जाती है, तो आपको पता चल जाता है कि हमारी बॉडी क्या किसी इन्फेक्शन के अकॉर्डिंग रिएक्ट कर रही है। ठीक है, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फैट, मैंने पहले बता दिया था, एडिपोज टिश्यू में क्या होता है, फैट एंड वाटर का स्टोरेज होता है। इसके फॉर्मेशन ऑफ विटामिन डी, ये क्या करती है, विटामिन डी का फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। ऐसा नहीं कि आप सन के पास जाके पूरे दिन खड़े रहे, पूरे दिन विटामिन बनती डी रहेगी, ऐसा नहीं होता, कुछ शॉर्ट टाइम के लिए होता है। ठीक है, जो मॉर्निंग सुबह की जो धूप होती है उस टाइम थोड़ी सी हल्की धूप होती है, उस टाइम अगर आप जाते हो सन मतलब खुले इन्वायरमेंट में, तो क्या होगा, कुछ टाइम के लिए विटामिन डी जो है आपकी स्किन बनाती है। ठीक, कुछ टाइम के लिए। ठीक है, ऐसा नहीं कॉन्टिन्यूसली बनाती रहती पूरे दिन। एब्जॉर्प्शन ऑफ सर्टेन ड्रग्स, क्या करता है, कुछ ड्रग्स को एब्जॉर्ब करने में भी हेल्प करती है। जैसे कोई ऑइंटमेंट अगर हम लगाते हैं अपने स्किन में, तो क्या करती है कि वो एब्जॉर्ब हो जाती है स्किन के थ्रू आपके सिस्टमिक सर्कुलेशन में। ठीक है, इसके बाद चलते हैं नोज। मैंने पहले बताया कि नोज का केवल मैं क्या बताने वाला हूँ आपको, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ही बताने वाला हूँ। विकास क्या है कि इसकी इतना इम्पोर्टेंट नहीं, तो नोज के बारे में जान लो, क्या करता है आपका सूंघने के लिए हेल्प करती है। ठीक है, एक ऑल्फैक्टरी ऑल्फैक्शन का काम करती है बस। ठीक है, सेंसेशन ऑफ ऑल्फैक्शन, बाकी कुछ नहीं कोई भी। और इसमें क्या होता है, नोज में बहुत सारे जो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं। ठीक है, सबको पता है कि जो सेंसेशन है, ऑल्फैक्शन है, वो क्या होता है, ऑल्फैक्टरी में इसका परसेप्शन परसेप्शन होता है, जो कि होता है फॉर ब्रेन में। ठीक है, जैसे कि हम कुत्तों में या किसी अन्य फर्दर जानवर से बात करें, तो वहाँ पे ऑल्फैक्टरी रीजन वेल डेवलप होता है कंपेरिजन टू द ह्यूमंस। ठीक है, इन कंपेरिजन टू ह्यूमंस उसमें वेल डेवलप होता है, इसलिए सब कुत्तों का क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को सूंघ के पता लगा लेते हैं, बट इंसान सूंघ के पता नहीं लगा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिसेप्टर्स होते हैं वो कम डेवलप होते हैं, लेस डेवलप होते हैं इन फर्दर एनिमल्स के अकॉर्डिंग। ठीक है, इन मेल में। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, कोई भी मॉलिक्यूल सबसे पहले आया, ठीक है, नोज के थ्रू हमने सूंघा, जैसे इनहेल किया। ठीक है, तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स जो प्रेजेंट होती हैं और डेंड्राइट नोब्स होते हैं। ठीक है, डेंड्राइट नोब्स होते हैं, क्या करते हैं, वो इम्पल्स को एक जगह से दूसरी जगह क्या करते हैं, पहुंचाने का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, जो जब कोई भी रिसेप्टर्स के पास जो कोई भी मॉलिक्यूल्स आता है, जैसे ही टच होता है तो उसमें क्या होगा, वोल्टेज गेटेड चैनल जो होता है वो ओपन हो जाता है। जैसे ही ओपन होगा उसके बाद क्या होगा, आयंस का एक्सचेंज होता है। जब आयंस का एक्सचेंज होगा उसके बाद क्या होगा, वार्डेंट बाइंड टू द रिसेप्टर, और वार्डेंट क्या होगा, रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा। रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगा तो ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल क्या करेंगे, एक्टिवेट होंगे और
क्या करेंगे, वो सिग्नल जो है इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट हो जाएगा। इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट होगा तो उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को वो सेंड करेंगे आगे। सिग्नल आर रिलेट वाया द कन्वर्ज एक्जान, ठीक है। और फैक्ट्री जो नर्व होती है वो क्या करती है, एक्जान के थ्रू जो है आगे ले जाती है उस सिग्नल्स को। उसके बाद उस सिग्नल कहाँ पे जाता है, सिग्नल आर ट्रांसमिटेड टू हायर रीजन ऑफ द ब्रेन। वो सिग्नल हायर रीजन ऑफ द ब्रेन में चला जाता है, ठीक है। सबसे पहले कन्वर्ज किया उन सिग्नल्स को, कन्वर्ज करेगा ऑल्फैक्टरी बल्ब में। ऑल्फैक्टरी बल्ब क्या करता है, उन सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर देता है थैलेमस के पास। थैलेमस उसके बाद डिसाइड करता है कि किस टाइप का जो ऑल्फैक्शन है, ठीक है। आप लिखोगे कैसे, ऐसे आप फिगर बना के तो लिख नहीं सकते हो, ठीक है। आप लिखोगे कैसे, सबसे पहले यहाँ लिखना ऊपर, ठीक है, सेंसेशन ऑफ ऑल्फैक्शन। उसके बाद लिखोगे ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर सेल्स। उसके बाद फ्लो डायग्राम में फिर नीचे आओगे डेंड्राइट्स नोब। उसके बाद फिर नीचे आओगे वोल्टेज गेटेड चैनल आर ओपन। फिर उसके बाद क्या लिखोगे, ऑड एंड बाइंड टू द रिसेप्टर, ठीक है। ऐसे एक फ्लो डायग्राम में नीचे आते जाओगे और लिखना। एक फ्लो डायग्राम में लिखोगे अपने आप एक पेज हो जाएगा। कभी भी अगर ये आता भी है तो 2 नंबर में आएगा या नहीं आएगा, मेरी तरफ से मान के चलो श्योर रहोगे कि नहीं ही आएगा, ठीक है। एक साइड चलते हैं। इसके बाद ऐसी टंग्स का भी है। टंग का सेंसेशन ऑफ टेस्ट, इसमें कुछ नहीं होता, ठीक है। जैसे आप जीभ में देखोगे तो बहुत सारे पैपिलाज होते हैं, ठीक, बहुत सारी बर्ड्स होती हैं। जब भी आप कुछ खाते हो तो बर्ड्स के थ्रू क्या होता है कि रिसेप्टर जो है स्टिमुलेट होता है। जैसे रिसेप्टर स्टिमुलेट होता है तो वैसे क्या होता है, वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाते हैं। वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन होता है तो उसमें बहुत सारा कैल्शियम आयन अंदर की साइड जाता है। उसके बाद कैल्शियम आयन जब अंदर की साइड जाता है उसके बाद क्या होगा कि उस केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जब कन्वर्ट होगा तो उसमें जो आपके नर्व्स होते हैं, नर्व्स नंबर जो 10 है, 9 है एंड 7 है, ये क्या करती है, स्टिमुलेट्स को लेके जाती है आपके पोन्स में। पोन्स क्या करता है, ब्रेन स्टेम के पास ले जाएगी। ब्रेन स्टेम इसको भेज देता है थैलेमस के पास। फिर थैलेमस डिसाइड करता है किस टाइप का है आपका टेस्ट खाया आपने, इसको आगे खाना या नहीं खाना है, बहुत, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, यहाँ पे आपको फंजीफॉर्म पेप्ला है, ये फोलेट है, ये सरगमवेलेट है, ठीक है। फंजीफॉर्म पेप्ला क्या होता है, जब भी कोई स्वीट चीज़ खाते हो तो आपको यहाँ से इसका सेंसेशन परसेप्शन पता चलता है। इधर आपका जो फोलेट है, इधर से आप जो साल्टी चीज़, साल्टी कुछ भी खाते हो तो आपको इधर से पता चलता है। और सोर या बिटर कोई चीज़ खाते हो तो आपको सरगम पैलेट पेप्ला जो होता है उसके थ्रू पता चलता है। जब भी आप खाते हो तब क्या होता है, सबसे पहले आपने कुछ भी खाया तो उसके पहले क्या होगा कि जो माइक्रोबिलाई एंड माइक्रोबिलाई होती है, माइक्रोबिलाई एंड माइक्रोबिलाई, ठीक है, वो क्या करते हैं, रिसेप्टर्स को बाइंड करते हैं। रिसेप्टर को बाइंड करते हैं तो उसके बाद फिर क्या होता है, जो वोल्टेज गेटेड चैनल होता है वो ओपन होता है। जब वो ओपन होगा तो उसके थ्रू कैल्शियम आयन अंदर की साइड जाती है, ठीक है। जैसे ही कैल्शियम आयन अंदर की साइड आए, इधर सोडियम आयन अंदर की साइड आए, उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पे कैल्शियम का लेवल बढ़ेगा। उसके बाद अफरेंट सेंसेशन फाइबर जो होते हैं वो क्या करते हैं, सेंसरी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास ले जाते हैं, ठीक है। इसके थ्रू तो ये हो गया। और इसके थ्रू क्या होता है कि यहाँ पे जैसे इंक्रीज हुआ कैल्शियम आयन का नंबर, उसके बाद क्या हुआ, जो क्रेनियल नर्व नंबर 10 है, 9 है और 7 है, वो क्या करती है, सेंसेशन को लेके जाती है। जैसे इंक्रीज होता है न्यूरो रिलीज होना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। न्यूरो जैसे रिलीज होना स्टार्ट हो वैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी में केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है। उसके बाद नर्व्स क्या करती है, ब्रेन स्टेम के पास लेके जाती हैं। ब्रेन स्टेम लेके जाता है उसको थैलेमस के पास। थैलेमस क्या करता है, इस बात परसीव करता है किस टाइप का आपने क्या चीज़ खाया है, ठीक है। उसके बाद वो डिसाइड करता है हमारा ब्रेन हमको और खाना है या नहीं खाना, ठीक है। सिंपल सी मैकेनिज्म है, एक्शन है टंग की, इसको फ्लो डायग्राम में लिखना जब भी लिखना हो तो, ठीक है। आगे चलते हैं, ईयर, द सेंस ऑफ हियरिंग, ठीक है। हियरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है आपका ईयर, ठीक है। एंड ईयर इज द पेरिफेरल सेंस ऑर्गन दैट इनेबल हियरिंग एंड बॉडी बैलेंस यूजिंग द वेस्टिबुलर सिस्टम, ठीक है। क्या करता है, ईयर आपका पेरिफेरल ऑर्गन, ठीक है। पेरिफेरल जो बाहर की साइड है, पेरिफेरल ऑर्गन है, ठीक है। ये क्या करता है, मेनली हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। द एनाटॉमिकली द ईयर इज मेड ऑफ 3 मेन पार्ट, एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इंटरनल ईयर, ठीक है। द एक्सटर्नल ईयर एंड मिडिल ईयर आर द कंसर्न एक्सक्लूसिवली विद द हियरिंग, ठीक है। इंटरनल एंड मिडिल ईयर दोनों क्या होते हैं, कंसर्न मेनली हियरिंग के लिए होते हैं। इनका बैलेंसिंग में कोई भी रोल नहीं है, ठीक है। द इंटरनल ईयर हैज द cochlear part concerned with the hearing and vestibular part which provide the information to the brain regarding to the position and movement। जो इंटरनल पार्ट होता है वो क्या होता है, हियरिंग और बैलेंसिंग के लिए दोनों के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। द इनर एंड ऑफ द एक्सटर्नल ईयर इज क्लोज्ड बाय द थिन मेम्ब्रेन डायफ्राम कॉल्ड tympanic membrane। द मेम्ब्रेन सेपरेटेड द एक्सटर्नल ईयर एंड द मिडिल ईयर।
जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन होती है वही सेपरेट करती है एक्सटर्नल ईयर और मिडिल ईयर के लिए। सबसे पहले यही रिस्पॉन्सिबल होती है हियरिंग के लिए, ठीक है, क्योंकि यहीं से इम्पल्स जनरेट होती है। ये आपका हो गया एक्सटर्नल ईयर, पूरा इधर का यहाँ तक एक्सटर्नल ईयर है। ये आपका मिडिल ईयर हो गया। इसके बाद इधर साइड आपका क्या हो गया, इनर ईयर हो गया, ठीक है। इसमें क्या है, पिन्ना या एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल यहाँ पे है, ये और ये यहाँ पे आपका टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है, इसको हम, और यहाँ पे 3 बोन है, मैलस, इंकस एंड स्टेपिच, ये 3 बोन्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे ईस्टर्न ट्यूब है जो कि क्या मिडिल ईयर से फेनिक्स में ओपन होती है, जो कि प्रेशर को मेंटेन करती है ईयर में। ये कॉकलिया आपका, ठीक है, जो, और ये वेस्टिबुलो कॉकलियर नर्व है। ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है जहाँ पे फ्लूइड भरा होता है, जो क्या होता है ईयरिंग बैलेंसिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद एक्सटर्नल ईयर की बात कर लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर कंसिस्ट ऑफ द ऑरिकस आर पिन्ना, एक्सटर्नल अकॉस्टिक मियाटस आर एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। एक्सटर्नल ईयर को क्या बोलते हैं, ऑरिकस या पिन्ना भी बोलते हैं, या एक्सटर्नल एक्वाटिक मियाटस भी बोलते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ ईयर दैट सीन ऑन द सरफेस ऑफ द बॉडी इज एनाटॉमिकली स्पीकिंग द ऑरिकल्स आर पिन्ना। एनाटॉमिकली इसको क्या बोलते हैं, ऑरिकल्स या पिन्ना ही बोलते हैं। लीडिंग इनवर्ड फ्रॉम द पिन्ना देयर इज ए ट्यूब कॉल्ड एक्सटर्नल एक्वाटिक मियाटस। जो पिन्ना के अंदर जो ट्यूब है उसको हम एक एक्सटर्नल एक्वाटिक मियाटस बोलते हैं, ठीक है। द इनर एंड ऑफ द एक्सटर्नल एक्वाटिक मियाटस इज क्लोज्ड बाय द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। जो एक एक्सटर्नल एक्वाटिक मियाटस है वो क्लोज होता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से, वहां से स्टार्ट हो जाता है आपका मिडिल ईयर, ठीक है। The nerve supply to the external auditory meatus is auricular branch of the auriculotemporal nerve। auriculotemporal nerve जो होती है वो सप्लाई करती है एक्सटर्नल जो है ईयर को, ठीक है। एंड फेशियल नर्व एंड ऑरिकुलर ब्रांच ऑफ द वेगस। वेगस का तो पता पूरा हेड टू टो तक है, आप कहीं भी नहीं समझ में आ रहा तो वेगस नर्व भी लिख देना, ठीक है। इसके बाद आता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज आल्सो नोन एज ईयर ड्रम, ठीक है। इट इज थिन सेमी transparent membrane that separate the external ear canal from the middle ear। The It's play crucial role to hearing and maintaining the ear health, ठीक है। ये क्या होती है, ट्रांसपेरेंट होती है, सेमी पेरिमेबल होती है, कॉन्केव सेव होती है, अटैच टू माइलस होती है, ठीक है। यहाँ से देख सकते हो स्ट्रक्चर ऑफ टिम्पैनिक की बात करें, थिन मेम्ब्रेन। द थिन द टिम्पैनिक मेम्ब्रेन इज अप्रॉक्सीमेटली 0.1 मिलीमीटर थिक होती है, सेमी ट्रांसपेरेंट होती है। द मेम्ब्रेन इज सेमी ट्रांसपेरेंट अलाउ द लाइट टू पास द थ्रो। क्या करते हैं, कभी भी हमको इनर ईयर में या मिडिल ईयर में कोई इन्फेक्शन हो जाता है उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, लाइट जला के देख सकते हैं, ठीक है। कॉन्केव शेप होती है, द मेम्ब्रेन इज द कॉन्केव शेप विद द कॉन्केविटी इज फेसिंग विद मिडिल ईयर। कॉन्केविटी जो फेसिंग होती है वो मिडिल ईयर की साइड होती है, ठीक है। अटैच टू द मेलस, ये मेलस से अटैच होती है, क्या करते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन अटैच टू द मेलस या हैमर बोन टू द मिडिल ईयर, ठीक है। इसके बाद मिडिल ईयर की बात करते हैं। द मिडिल ईयर इज स्मॉल एयर फिल्ड कैविटी लोकेटेड विद द टेम्पोरल बोन, ठीक है। टेम्पोरल बोन के पास लोकेटेड होती है ऑफ द स्कल। इट प्ले द क्रूशियल रोल इन द ट्रांसमिटिंग साउंड वाइब्रेशंस फ्रॉम द ईयर ड्रम टू द इनर ईयर। ये क्या करती है, ईयर ड्रम टू इनर ईयर क्या करती है, साउंड को पहुंचाने का काम करती है, ठीक है। द स्ट्रक्चर ऑफ मिडिल ईयर, स्ट्रक्चर ऑफ मिडिल ईयर की बात करें तो मिडिल ईयर क्या होता है, ईयर कैविटी इज स्मॉल एयर फिल्ड स्पेस दैट कंटेन द ऑसिकल्स, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, ऑसिकल्स होती हैं, वही मैलसिंकल स्पीच होती हैं, ठीक है। इसको ऑसिकल्स जो होती है उसको बोन को ऑसिकल्स भी बोलते हैं, ठीक है। यहाँ आप देख लो ऑसिकल्स क्या है, मैलस हैमर शेप होती है, इंकस एविल शेप होती है, और स्टेपिच क्या होती है, स्टिप शेप की होती है, ठीक है। अटैच टू द ईयर ड्रम, एक कनेक्टेड टू द मैलस एंड स्टेपिच, दोनों से कनेक्ट होता है। इंकस एंड क्या होता है, स्टेपिच क्या होता है, ट्रांसमिट साउंड वाइब्रेशन टू द इनर ईयर तक पहुंचाने का काम करती है आपकी स्टेपिच, ठीक है। ईस्टियन ट्यूब जो होता है कनेक्टेड विद द मिडिल ईयर टू द बैक ऑफ द थ्रोट, रेगुलेटिंग एयर प्रेशर को रेगुलेट करने में हेल्प करते हैं ईस्टियन ट्यूब, मैंने पहले ही बता चुका हूँ इसके बारे में। नर्व सप्लाई कौन सी, मैंडिबुलर नर्व जो होती है, मैंडिबुलर नर्व होती है वो सप्लाई करती है आपका मिडिल ईयर में। एंड डिवीजन ऑफ ट्राइजेमाइनल नर्व, ट्राइजेमाइनल भी हेल्प करती है, ठीक है। इसके बाद आता है आपका इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर क्या आता है, ईयर इनर ईयर इज कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिटेक्टिंग साउंड एंड द मेंटेनिंग बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। क्या है, डिटेक्टिंग साउंड एंड बैलेंस इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने में हेल्प करता है आपका इंटरनल ईयर, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ कॉक्लिया, वेस्टिबुलाई एंड सेमी सर्कुलर कैनाल। स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर, अगर स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर की बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, कॉक्लिया आता है, वेस्टिबुलाई आता है, सेमी सर्कुलर कैनाल आता है एंड ओटोलिथ ऑर्गन्स आते हैं, ठीक है। कॉक्लिया की बात करते हैं, स्फेरिकल शेप्ड स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल फॉर साउंड प्रोसेसिंग एंड द कन्वर्जन
इनटू द इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ठीक है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कन्वर्ट करने में हेल्प करती है, ठीक है, कॉकलिया। इसके बाद क्या है, वेस्टिबुलाई, अ सेंट्रल चैम्बर दैट कंटेन द सेंसरी हेयर सेल रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग चेंज द हेड पोजीशन एंड द मूवमेंट। वेस्टिबुलर क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है बैलेंसिंग के लिए और पोजीशन चेंजिंग में। एंड सेमी सर्कुलर कैनाल का भी सेम काम ही है। द थ्री लूप शेप्ड कैनाल filled with the fluid and lined with sensory hair cells, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग रोटेशन एंड मूवमेंट, ठीक है। इसके बाद 4 नंबर पे क्या आता है, ओटोलिथ। ओटोलिथ आर्गन क्या है, द ऑर्टिकल एंड सल्काई विथ कंटेंट सेंसरी हेयर सेल्स रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटेक्टिंग लीनियर मूवमेंट एंड चेंज इन द हेड पोजीशन। लीनियर मूवमेंट एंड हेड पोजीशन को चेंज करने में क्या हल करता है, आपका ओटोलिथ आर्गन करता है, ठीक है। अब आगे एक साइड चलते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर की बात है और स्ट्रक्चर ऑफ द कॉकलियर कैनाल की है। स्ट्रक्चर ऑफ इनर ईयर की बात करें तो ये कॉकलिया आपका ये है, ठीक है, और ये आपका सेमी सर्कुलर कैनाल है। सेमी सर्कुलर में ये इंटीरियर है, आपका ये पोस्टीरियर है और लेटरल है, ठीक है। और ये बोनी लेब्रिंथ है, इसमें फ्लूइड फिल होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है आपके बैलेंसिंग में, ठीक है। और ये आपका स्ट्रक्चर ऑफ कॉकलिया जो क्या करता है, जो भी सिग्नल्स यहाँ पे रिसीव्ड होते हैं वहाँ पे बेसल मेम्ब्रेन होती है। बेसल मेम्ब्रेन जो होती है यहाँ पे क्या होता है, इसमें कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं और इस एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। यहाँ पे सल का वेस्टिबुलाई, सल का मीडिया और सल का टिम्पैनाई आपका ये है, ठीक है। इसके बाद आगे साइड चलते हैं। सबसे पहले मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग। मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग की अगर बात करते हैं तो आपका आउटर ईयर ये है, फिर आपका मिडिल ईयर है, फिर आपका ये इनर ईयर है, ठीक है। अगर जब भी कोई भी साउंड, कोई भी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में कोई भी स्टिमुलेट होता है, सबसे पहले आता है ईयर पिन्ना। ईयर पिन्ना एक रिसीवर की तरह होता है, ये रिसीव करता है, उसके बाद एकॉटिक एक्सटर्नल एकॉटिक मियाटस के थ्रू आता है आपका ईयर ड्रम पास। ईयर ड्रम पे जैसे ही आता है, जैसे ही ट्रिगर करता है, वैसे ही आपका मैलस इंकस इंस्टपेज जो स्टिमुलेट होती हैं। जब ये स्टिमुलेट होते हैं तो उसके बाद क्या होता है, यहाँ पे ओवल विंडो होता है, ठीक है। ओवल विंडो में क्या करता है, एक वाइब्रेशन छोड़ता है, यहाँ पे फ्लूइड होता है। जो फ्लूइड क्या होता है, वो पूरा फ्लूइड एपीलिप एपीलिप या पेरीलिप, ठीक है, दोनों में पूरी इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है क्या होता है, एक जनरेट करता है, एक वाइब्रेशन जनरेट हो जाता है। उसके बाद वो वाइब्रेशन आता है आपके कॉकलिया में। कॉकलिया में कुछ लेयर्स होती हैं, लाइक ये जो बीच वाला पार्ट है यहाँ पे बेसलर मेम्ब्रेन होती है। बेसलर मेम्ब्रेन कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, स्टिमुलेट होते हैं। जैसे ही स्टिमुलेट हुए वैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ वैसे ही क्या होता है कि न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होते हैं तो वो क्या करता है, वेस्टिबुलर नर्व जो होती है वो क्या करती है, सेंसेशन को लेके जाती है आपका ब्रेन स्टेम के पास। ब्रेन स्टेम डिसाइड करता है कि इस इम्पल्स को कहाँ पे ले जाना है। उसके बाद ब्रेन स्टेम उस चीज़ को भेजता है मिड ब्रेन पे, मिड ब्रेन उसको भेजता है प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स पे। ऑडिटरी प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स क्या करता है, थैलमस के पास भेजता है। उसका थैलमस डिसाइड करता है, परसीव करता है किस टाइप का साउंड था, इसके बाद आपको किस टाइप से रिस्पॉन्स करना है, ठीक है। ये पूरी एक्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग, ठीक है। अब आगे चलते हैं आई के पास। आई हमारा सेंसरी सिस्टम का लास्ट टॉपिक है, ठीक है। सेंसेशन ऑफ विजन की अगर हम बात करें तो एनाटॉमी ऑफ द आई इज द कॉम्प्लेक्स एंड फैसिनेटिंग स्ट्रक्चर दैट इनेबल्ड अस टू परसीव एंड इंटरप्रेट विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द वर्ल्ड। मतलब आई ही ऐसी चीज है जो नेचर ने बनाई है, जो नेचर का क्रिएशन है या मैन मेड, जो अभी बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, जिस चीज को हम परसीव करते हैं, अपनी आंखों से देखते हैं, वो क्या है, हमारी आई ही है, ठीक है। जैसे हम इस मतलब नेचर की ब्यूटी को देख पा रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या आएगा, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में कॉर्निया आएगा, स्क्लेरा, कंजक्टिवा, आईलिड्स एंड आईलिसेस आते हैं, ठीक है। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में सबसे पहले कॉर्निया आती है, जहाँ से क्या होता है, आई स्टेज एंटर करती है, ठीक है। द ट्रांसपेरेंट आउटर लेयर ऑफ द आई दैट अलाउ टू लाइट टू एंटर, ठीक है। इसके बाद स्क्लेरा, द वाइट टफ आउटर लेयर ऑफ द आई दैट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन। आउटर लेयर क्या करती है, प्रोवाइड करती है प्रोटेक्शन का। ये स्क्लेरा होती है जो आउटर लेयर होती है, स्क्लेरा के नीचे कोराइड्स होती है, फिर उसके बाद रेटिना होती है, ठीक है। इसके बाद फिर आता है कंजक्टिवा। कंजक्टिवा क्या, थिन मेम्ब्रेन दैट कवर द स्क्लेरा एंड इनसाइड ऑफ द आईलिड्स। एंड आईलिड्स क्या है, द मूवेबल स्ट्रक्चर दैट प्रोटेक्ट द आई एंड हेल्प डिस्ट्रीब्यूट टीयर, ठीक है। आईलिड क्या है, आपके मूवमेंट्स में हेल्प करती है, प्रोटेक्शन में हेल्प करती है और ये टीएस के डिस्ट्रीब्यूशन में भी। इसके बाद आई लेसेस जो हैं आपके जो बाल हैं वो क्या करते हैं, हेयर फॉल्स करते हैं, हेल्प टू प्रोटेक्ट द आई फ्रॉम डेब्रिज।
डेब्रीज से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है। इसके बाद एंटीरियर सेगमेंट, एंटीरियर सेगमेंट के बारे में बात करें हम, तो आइरिस द colored part of the eye that control the amount of light entering the eye by the adjusting the size of the pupil, ठीक है। आइरिस ही क्या करता है, प्यूपिल को क्या करता है, एडजस्ट करने में काम करता है। कब जैसे कि ब्राइट लाइट आ रही है तो उसको प्यूपिल को कॉन्स्ट्रिक्ट करेगा, अगर डार्क लाइट है या डिम लाइट है तो उसको क्या करेगा, डायलेट करने में हेल्प करता है, ठीक है। द प्यूपिल ओपन इन द सेंटर ऑफ द आइरिस दैट अलाउ टू लाइट ऑफ द इंटर ऑफ द रे, ठीक है। ये क्या करता है, प्यूपिल ही अलाउ मतलब करती है कितनी लाइट जाना है रेटिना के पास, वो प्यूपिल ही डिसाइड करती है, ठीक है। इसके बाद आता है एंटीरियर चैम्बर, एंटीरियर चैम्बर में एक्वोसिमर भरा होता है। एक्वोसिमर क्या करता है, नरिशमेंट प्रोवाइड करता है कॉर्निया एंड प्यूपिल को, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, ये आपका एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, इसमें कंजक्टाइवा यहाँ पे क्या विट्रस ह्यूमर है आपका, ये आपका स्क्लेरा सबसे आउटर लेयर, पोस्टीरियर से फिर कोरॉइड है, फिर रेटिना है, ठीक है। रेटिना पे ही सारे आपके क्या फोटो रिसेप्टर्स जो केमिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं आपके रेटिना पे ही, ठीक है। ये आपका ब्लाइंड स्पॉट है, यहाँ पे फोवा है, इसको मैकुला डेंसा बोलते हैं। मैकुला डेंसा क्या है कि मेन क्या है, फोटो रिसेप्टिंग सेंटर है, ठीक है। यहीं से सारी चीज़ें एक जगह पे सारी रेज कन्वर्ट होके क्या करती हैं, इन इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को लेके जाती हैं ब्रेन तक, ठीक है। ये आपकी आइरिस यहाँ पे है, ठीक है, आइरिस। ये आपकी सिलेरी बॉडी है, ये आपका एक्वस ह्यूमर है, ठीक है, ये आपका एक्वस ह्यूमर है, ये आपकी प्यूपिल्स है, ये आपकी कॉर्निया हो गई, ठीक है। ये इधर आपका कंजक्टाइवा हो गया, ठीक है। आप 3D डायग्राम में देखना चाहते हैं आप देख सकते हैं, ये प्यूपिल है, कॉर्निया है, ये आपका एंटीरियर चैम्बर जो एक्वसिमर भरा हुआ है, ठीक है। ये पोस्टीरियर चैम्बर आपका यहाँ पे, और ये क्या है, सस्पेंसरी लिगामेंट्स है यहाँ पे। ये स्क्लेरा हो गया आपका, ठीक है। ये सिलेरी बॉडी यहाँ पे आपकी आइरिस ए रही जो क्या करती है, प्यूलोट को डायलेट एंड कॉन्स्ट्रिक्ट होने में हेल्प करती है, ठीक है। इसको युवा बोलते हैं। ये आपका कोरोइड्स है, ये स्क्लेरा है, और ये येलो कलर की आपकी रेटिना है, ठीक है। और ये मैकुला डेंसा है, आप यहाँ देख सकते हैं। और ये ऑप्टिक्स है, ठीक है, यहाँ से ऑप्टिक नर्व निकलती है, इसको ब्लाइंड स्पॉट बोलते हैं। आगे चलते हैं, इसके बाद पोस्टीरियर सेगमेंट। The lens are clear flexible structure behind the iris that change shape to focus light on the retina, ठीक है। रेटिना पे फोकस करने के लिए क्या करता है, लेंस में हेल्प करता है, ठीक है। सिलियरी मसल दे कंट्रोल द शेप ऑफ द लेंस, सिलियरी मसल से क्या करती हैं, उसको शेप को, लेंस के शेप को क्या करती है, मेंटेन करके रखती है। कब कॉन्स्ट्रिक्ट करना है, कब रिलैक्स करना है, ये सिलियरी मसल्स भी इसमें हेल्प करती है। इसके बाद वेट्रस ह्यूमरस क्या होता है, वेट्रस ह्यूमरस क्या होता है, जेल लाइक सब्सटेंस होता है दैट फ्लूइड फिल बिटवीन द लेंस एंड द रेटिना। ये क्या करता है, रेटिना और लेंस के बीच में प्रेशर भी मेंटेन करके रखता है, और साथ में क्या करता है, नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है लेंस और रेटिना दोनों को, ठीक है। रेटिना द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द आई दैट कंटेन स्पेशलाइज्ड लाइट सेंसिटिव सेल्स लाइक फोटो रिसेप्टर दैट कॉल्ड रोड एंड कोन। रोड एंड कोन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं लाइट को डिटेक्ट करने में। कौन से डे के लिए यानी ब्राइट लाइट के लिए होता है, रोड्स क्या होता है, डिम लाइट के लिए होता है। आप ऐसे इसके नाम से भी क्या कर सकते हैं, परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। मैकुला क्या होता है, स्मॉल स्पेशलाइज्ड एरिया होता है सेंटर ऑफ द रेटिना रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेंट्रल विजन एंड फाइन डिटेल्स। मैं पहले ही बता चुका हूँ आपका मैकुला डेंसा यहाँ पे होता है, मैकुला डेंसा, ठीक है। मैकुला डेंसा यहाँ पे होता है जो क्या करता है, पूरे सेंट्रल विजन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। इसके बाद आता है फुआ, इसे स्मॉल पिट इन द सेंटर ऑफ द मैकुला दैट प्रोवाइड द शार्पेस्ट विजन, ठीक है। और युवा क्या है, युवा क्या कोरॉइड है इसमें, और सिलेरी बॉडी है, ठीक है। A layer of blood vessel between the sclera and retina that supply the retina and with ऑक्सीजन एंड टाकोराइड में सप्लाई होती है बस, ठीक है। इसके बाद क्या, सिलेरी बॉडी, सिलेरी बॉडी आर रिंग शेप्ड स्ट्रक्चर दैट प्रोड्यूस द एक्वस ह्यूमर एंड कंट्रोल द स्पेस ऑफ द लेंस, ठीक है। ये पूरा कंट्रोल लगता है अपना लेंस पे, सिलेरी बॉडी। इसके बाद ऑप्टिक नर्व एंड ट्रैक, ऑप्टिक नर्व की बात करें अगर तो ऑप्टिक नर्व दैट carries electrical signal from the retina to the brain where they are interpreted as visual information, ठीक है। ऑप्टिक नर्व क्या करती है, विजुअल इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड पहुंचाती है ब्रेन तक, ठीक है। ऑप्टिक चार्ज में क्या होता है, जो राइट और लेफ्ट आई जो होती है वहां से जो इंपल्स जनरेट होती है वो क्या करती है, एक जगह पे जाके ओवर क्रॉस करती है, ठीक है। जहाँ पे क्रॉस ओवर करती है उसी को हम ऑप्टिक यार्ड बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिक ट्रैक के बारे में बात करें, जहाँ जिस पैथवे से होके क्या करता है कि इंपल्स जाती है उसी को ऑप्टिक ट्रैक बोलते हैं। नर्व फाइबर दैट कैरी विजुअल इंफॉर्मेशन फ्रॉम द ऑप्टिक चार्ज टू द ब्रेन, ठीक है, उसी को हम ऑप्टिक ट्रैक बोलते हैं।
ब्लड सप्लाई की अगर बात करें, इज सप्लाइज बाय द ब्रांच ऑफ द ऑप्थेल्मिक आर्टरीज एंड सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना। इट इज द एंड आर्टरी ऑफ द फॉर्मिंग ओनली सोर्स ऑफ द सप्लाई टू द रेटिना। ठीक है, आप ऐसे भी समझ सकते हो ऑप्थेल्मिक आर्टरीज, आइज आई की स्टडी क्या बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं, ऐसे आप समझ सकते हो ऑप्थेल्मिक आर्टरीज। ठीक है, और सेंट्रल आर्टरी ऑफ रेटिना भी समझ सकते हो। ठीक है, आगे साइड चलते हैं, मैकेनिज्म ऑफ विजन। अगर हम मैकेनिज्म ऑफ विजन की बात करें, ठीक है, दोनों सबसे पहले कोई भी आइज कोई भी रेज जब इंटर करती है कॉर्निया के थ्रू, कॉर्निया के थ्रू आएगी आपकी एक्वस में, एक्वस के थ्रू आएगी आपकी क्या होगी लेंस, लेंस के थ्रू आपकी विट्रस ह्यूमर से होते हुए रेटिना पे पड़ी। ठीक है, रेटिना पे क्या होता है, आपके रोड्स एंड कोन्स होते हैं। ठीक है, रोड्स एंड कोन जो होते हैं वो सबसे पहले इस एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी को उसके बाद सेंट्रलाइज करते हैं मैकुला डेंसा पे, मैकुला डेंसा से वहाँ से कलर कनेक्ट कन्वर्ट होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, ऑप्टिक नर्व के थ्रू, ब्लाइंड स्पॉट के थ्रू यहाँ से बाहर निकलती है। ठीक है, एक ओवरव्यू दे रहा हूँ मैं। ठीक है, ओवरव्यू। अगर इसके अंदर और घुसेंगे उसमें क्या होता है, फोटो रिसेप्टर सेल्स होती हैं, फिर बेसिलर मेम्ब्रेन्स होती हैं यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, सबसे पहले फोटो रिसेप्टर सेल होती हैं, फिर बाइपोलर सेल्स होती हैं, बाइपोलर सेल के बाद फिर गैंग्लियनिक सेल होती हैं। ठीक है, इसमें आप ऐसे याद करते हो PBG। ठीक है, 3 सेल्स होती हैं। ठीक है, PBG फोटो रिसेप्टर सेल, उसके बाद क्या होता है बाइलॉकुलर सेल, उसके बाद गैंग्लियनिक सेल। ये 3 सेल जो होती हैं रिस्पॉन्सिबल होती हैं क्या, केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होने के लिए। फिर ठीक है, बट इतनी ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है आपको, उसके बाद जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से ऑप्टिक नर्व के थ्रू क्या होगा कि राइट वाला लेफ्ट साइड जाएगा और लेफ्ट साइड वाला राइट साइड जाता है। ठीक है, जहाँ पे दोनों एक दूसरे को क्रॉस ओवर करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, ऑप्टिक कियाज। ठीक है, ऑप्टिक कियाज बोलते हैं। उसके बाद फिर ऑप्टिक ट्रैक के थ्रू जो है वो इम्पल्स जाएगी आपके ब्रेन स्टेम के पास। ठीक है, ब्रेन स्टेम फिर उसके बाद उसको मिड ब्रेन में भेजेगा, मिड ब्रेन जो उसको भेजता है आपका ऑप्टिकल ऑप्टिक सेंटर में। ऑप्टिक सेंटर आपका क्या पे होता है, ब्रेन की ऑसिपिटल रीजन, ऑसिपिटल रीजन यानी कि ब्रेन के पीछे साइड होता है। उसके बाद ऑसिपिटल रीजन क्या होता है, डिसाइड करता है कि किस टाइप का सेंसेशन, मतलब किस टाइप का विजन हमने देखा। ठीक, तो वो उसके बाद सिग्नल भेजता है थैलेमस के पास, फिर थैलेमस डिसाइड करता है हमको किस टाइप से रिएक्ट करना है। ठीक है, जो भी रिएक्ट करना होता है वो हमको कौन सा रीजन हेल्प करता है, उसके लिए थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस होता है। ठीक है, ये है आपका मैकेनिज्म ऑफ विजन। इसके बाद आगे की साइड चलते हैं, पैथवे। आप विजुअल पैथवे क्या पहले ही बता दिया, पहले फोटो रिसेप्टर या विजुअल रिसेप्टर पी हो गया, फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन्स में बाइपोलर है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड ऑर्डर में गैंग्लियनिक सेल्स हैं। ठीक है, उसके बाद ऑप्टिक नर्व्स, ऑप्टिक कियाज, फिर ऑप्टिक ट्रैप हुआ, फिर थर्ड न्यूरॉन्स हुआ, लेटरल जेनिकुलेट बॉडी हुई, फिर ऑप्टिक रेडिएशन, फिर विजुअल कॉर्टेक्स आ जाता है। फिर इम्प्लीकेशन ऑफ नर्सिंग। ठीक है, इम्प्लीकेशन ऑफ नर्सिंग वैसे आप जरूरी नहीं कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी में लिखो, बट अगर आप लिखना चाहते हो तो आप एक मैं बता देता हूँ, इसके अकॉर्डिंग आप सारे का लिख सकते हो। ठीक है, नर्सेज प्ले ए वाइटल रोल इन असेसिंग, मैनेजिंग एंड एजुकेटिंग पेशेंट विद सेंसरी सिस्टम। ठीक है, असेसिंग, मैनेजिंग एंड एजुकेटिंग 3 चीजें होती हैं। ठीक है, सेंसरी सिस्टम डिसऑर्डर, देयर आर सम इम्प्लीकेशन एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ नर्सेज इन द सेंसरी सिस्टम। ठीक है, कुछ इम्प्लीकेशन और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं जो नर्सेज को मैनेज करना होता है। सबसे पहले असेसमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन करना होता है। ठीक, कोई भी डिजीज कंडीशन हुई तो सबसे पहले कैसे असेस्ट करेंगे, फिर उसको आइडेंटिफाई करना होता है, फिर उसके बाद सेफ्टी एंड प्रिवेंशन आता है। ठीक है, फिर मैनेजमेंट आता है। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, कंडक्ट करें, कंडक्ट थ्रू आउट असेसमेंट ऑफ द पेशेंट सेंसरी सिस्टम इंक्लूडिंग विजन, हियरिंग टेस्ट एंड स्मेल एंड टच। सब कुछ पहले क्या करेंगे, असेस करेंगे। उसके बाद फिर क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द पेशेंट एट द रिस्क सेंसरी सिस्टम डिसऑर्डर सच एज दोज हु डायबिटीज, हाइपरटेंशन, न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। ये भी चीज़ें हमको असेस करना होता है। ठीक है, क्योंकि डायबिटीज क्या है, बहुत सारे ऑर्गन फेलियर्स में रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, फिर क्या, रिकॉग्नाइज साइन एंड सिम्टम ऑफ द सेंसरी सिस्टम, फिर डिसऑर्डर सच एज ब्लड विजन, हियरिंग लॉस एंड नमनेस। फिर क्या होगा, सेफ्टी एंड प्रिवेंशन आएगा, इनकरेज पेशेंट टू टेक द प्रिवेंटिव मेजर्स। ठीक है, एजुकेट पेशेंट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मेंटेनिंग अ हेल्दी लाइफ स्टाइल इंक्लूडिंग बैलेंस डाइट, रेगुलर एक्सरसाइज एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट टू प्रमोट सेंसरी सिस्टम ऑफ हेल्थ। ठीक है, इसके बाद क्या, मैनेजमेंट एंड इंटरवेंशन, मैनेजमेंट इसके बाद आएगा। ठीक है,
डेवलप इंडिविजुअलाइज केयर प्लान एड्रेस पेशेंट एंड सेंसरी सिस्टम नीड्स। ठीक है, सबसे पहले उस पेशेंट के अकॉर्डिंग डायग्नोसिस बनाते हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग फिर क्या करते हैं, हमको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। ठीक है, फिर इम्प्लीमेंट इंटरवेंशन टू प्रमोट द सेंसरी सिस्टम फंक्शन एंड सच एज प्रोवाइडिंग विजुअल एड्स। ठीक है, अगर ठीक से दिखाई नहीं दे रहा तो उसके लिए स्पेक्स देंगे यानी चश्मा बनवाएंगे। ठीक है, अगर सुनाई नहीं दे रहा तो उसके लिए हेयरिंग एड्स देंगे। ठीक है, एंड मैनेज पेन, और किसी चीज़ से पेन हो रहा तो उसकी पेन को मैनेज करेंगे। ठीक है, इसके बाद क्या, कोलैबोरेट विद अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल एंड एज ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट एंड आइडियोलॉजिस्ट एंड फिजिकल थेरेपिस्ट टू प्रोवाइड द कॉम्प्रिहेंसिव केयर। किसी और चीज़ की ज़रूरत है तो अलग अपने टीम मेंबर से कोलैबोरेट करेंगे और उसको क्या करेंगे, केयर प्रोवाइड करेंगे। फिर एजुकेट एंड सपोर्ट, उसके बाद पेशेंट को एजुकेट करेंगे उस चीज़ कंडीशन से अकॉर्डिंग। एजुकेट पेशेंट एंड देयर families about sensory system disorder including causes, symptom and management strategies. ठीक है, provide emotional supports and counseling to patient and coping with sensory system disorders. ठीक है, and encourage the patient to ask question and express concern about their sensory system and health. Facilitate communication between patient and their healthcare provider to ensure that patient sensory system needs are met. इसको ज़्यादा चीज समझाने की मुझे ज़रूरत है नहीं, आप इससे वेल नोन है। ठीक है, आपने हेल्थ एजुकेशन दी है तो आप अच्छे से समझदार हैं। ठीक है, ये चीज़ आप हर जगह लिख सकते हो, हर डिजीज कंडीशन में अगर लिखना चाहो, एजुकेशन हेल्थ एजुकेशन देना चाहते हो और फर्स्ट सेमेस्टर की अगर बात करूँ मैं तो हर जगह लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। ठीक है, इसके डॉक्यूमेंटेशन एंड कोलैबोरेशन, डॉक्यूमेंटेशन करना जरूरी है क्योंकि अगर आप डॉक्यूमेंटेशन नहीं करोगे तो अगर आपकी शिफ्ट खत्म होती है, ठीक है, तो आपका दूसरा टीम मेंबर आता तो उसको पता नहीं चलेगा आपने कौन सी मेडिकेशन दी है और पेशेंट को कौन सी नहीं दी है। आपको एक्यूरेटली करेक्टली डॉक्यूमेंटेशन करना होता है, बस यही चीज़ आप इसमें दिया हुआ है। एक्यूरेट डॉक्यूमेंटेशन पेशेंट सेंसरी सिस्टम असेस केयर प्लान एंड इंटरवेंशन, कोलैबोरेट विद द अदर हेल्थ केयर प्रोफेशनल फॉर द पेशेंट रिसीव कॉम्प्रिहेंसिव एंड कोऑर्डिनेट केयर। फिर क्या, कम्युनिकेट इफेक्टिव विद द पेशेंट फैमिली एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर टू इंश्योर दैट पेशेंट सेंसरी सिस्टम नीड्स आर मेट। ठीक है, बाई फुलफिलिंग दीज रिस्पॉन्सिबिलिटी नर्सेस कैन प्ले वाइटल रोल प्रमोटिंग पेशेंट सेंसरी सिस्टम हेल्थ एंड प्रिवेंटिंग कॉम्प्लिकेशन एंड इम्प्रूविंग ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, बस इतना सा ही है। ठीक है, इसके बाद थैंक यू। ठीक है, तो सेंसरी सिस्टम में ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ध्यान रखना आई ईयर। ठीक है, ये दो चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बाकी इसके अलावा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं सेंसरी सिस्टम में। जब भी क्वेश्चन आएगा यहीं से आएगा, इसके अलावा कहीं से और क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, तो ये पूरा सेंसरी सिस्टम मैंने कंप्लीट करवा दिया है। कोई भी चीज़ ना समझ में कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है मैंने, वहाँ से जाके आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।